ओके दोस्तों, अब हम लोग एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एंड दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने ये देखे हैं जो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई एक मूविंग चार्ज जो है वो किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब हम लोग देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्रिएट कर सकता है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एनी फर्दर, हमें सबसे पहले एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वी आर नॉट डिफाइनिंग इट फॉर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं जो ड्यू टू द क्लोज सरफेस और क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यहां पर हम जो कंसीडर करेंगे वहां पर एक लूप कंसीडर करेंगे, यानी वहां पर जो है वहां पर कोई क्लोज सरफेस हमारा नहीं है। तो अगर मान लो कोई एक लूप हमारे पास इस तरीके से है और वहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरीके से है तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन होगा वो हमारा हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ये वाले बात को समझाने के लिए मैं एक सिंपल फ्लक्स निकाल के दिखा देता हूं। तो ये मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है समथिंग लाइक दिस और हमारे पास यहां पर एक लूप इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला साइड लेंथ है ए, ये वाला साइड लेंथ है बी, ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा आर। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर कोई क्लोज लूप तो नहीं है, ठीक है। यहां पर बस एक हमारा इस तरीके क्लोज सरफेस तो हमारा नहीं है, हमारे पास है सिंपली एक लूप। तो यहां पर अगर मैं फ्लक्स को निकालना चाहूं तो वो फ्लक्स भी किस तरीके से निकाल सकता हूं उसके बारे में ध्यान से देखो। तो यहां पर कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। यहां पर करंट फ्लो कर रहे हैं मान लो I। तो b दूरी पर x दूरी पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πx और जो मेरे पास एरिया होगा dA दैट dA विल बी सिंपली इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, b इंटू dx। तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे अंदर है, एरिया वेक्टर भी मेरा अंदर है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे एग्जैक्टली वैसे ही तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल बी सिंपली बी इंटू डी ए दैट विल बी म्यू नॉट आई बी बाई 2π डी एक्स बाई एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी फ्लक्स। सो जो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा फाई that will be integral d phi, so that will come out to be mu naught ib by 2π integral dx by x। x का जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारा r, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मेरे पास r प्लस a और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आ जाएगा that will be mu naught ib by 2π ln r प्लस a बाई r। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है। ऑब्वियसली बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 एज इट इज नॉट अ क्लोज्ड लूप। अच्छा, अब एक बात को समझने का ट्राई करो। अगर मैं इस करंट को वेरी करवाता हूं या फिर मान लो इसका एरिया को चेंज करता हूं या फिर मान लो मैं इसको मूव कराता हूं
या फिर मान लो इसको मैं गोल गोल घुमाता हूं यानी ओरिएंटेशन बदलता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा फ्लक्स जो है वो तो हमारा बदलेगा। तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, दैट इज द फैराडेज लॉ। क्या बोलता है फैराडे? जो whenever in a loop magnetic flux changes, whenever in a loop magnetic flux changes, an electric field is induced। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इंड्यूस होता है। और उन्होंने ये बोला the EMF induced, the magnitude of EMF induced in the loop क्या क्या होगा? क्या बोला उन्होंने? जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा एप्सिलॉन, दैट विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स mod of d phi by dt. So that is the value of EMF induced. ठीक है, and this is my Faraday's law. तो फैराडे ने सबसे पहले जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताए, ठीक है। और उन्होंने ये बोले जो हमारा इस तरीके से फ्लक्स चेंज होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इंड्यूस होता है, एंड ड्यू टू दिस EMF a current flows in the loop। ठीक है, राइट। सो अब बात यह है ये EMF कहां पर इंड्यूस होगा, किस तरीके से इंड्यूस होगा, इसके बारे में लोगों ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट चालू किया। तो लोगों ने क्या किया, जो एक लूप इस तरीके से लिया और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जो है वो फिक्स किया, और यहां पर एक मैग्नेट जो है वो इस तरीके से रखा गया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में अगर मैं देखूं तो नॉर्थ पोल से तो हमारा बाहर निकलता है, तो हमें इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ मैग्नेट इज मूव्ड, मैग्नेट जो है इसको मैंने मूव किया अलोंग द एक्सिस, द मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सिस के अलोंग मूव करवाने पे ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बदलेगा, तो फ्लक्स जो है वो हमारा बदलेगा। अच्छा, मैं एक चीज याद करवाना चाहूंगा, जो कोई भी करंट कैरिंग लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो ये साउथ पोल दिखाता है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो वो हमारा नॉर्थ पोल इंड्यूस करता है।
इसके बारे में तो हमने पहले ही देखे हैं। मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया जो व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स when magnet is moved towards the loop, current flows anti-clockwise. ठीक है, तो करंट जो फ्लो करता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज करता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या है? दैट इंप्लाइज इट ट्राइज टू रिपेल द मैग्नेटिक ट्राइज टू रिपेल द मैग्नेट, क्योंकि ये सामने हमारा नॉर्थ पोल को इंड्यूस करेगा, नॉर्थ नॉर्थ का रिपल्शन होगा, यानी इसका ट्राई होगा, मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूं, तो ये जो ट्राई कर रहा है वो हमारा मैग्नेट को दूर भेजने का ट्राई कर रहा है। सिमिलरली ये भी ऑब्जर्व किया, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द लूप, current flows clockwise. तो इसके सिंपल मतलब क्या है? It tries to attract the magnet. ये हमारा मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो करंट जिस तरीके से इंड्यूस होता है, करंट जिस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसी तरीके से तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। यानी ध्यान देना, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन such a way, EMF इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है such that it can oppose the reason behind the change in flux. फ्लक्स जिस कारण पे बदल रहा है, उस फ्लक्स को चेंज होने का जो रीजन है, उस रीजन को वो यहां पर अपोज करने का कोशिश कर रहा है। और ये जो हमारा लॉ होता है, इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। तो हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं दो चीज, एक तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा जो है यहां पर हम देखे हैं जो उसका डायरेक्शन क्या होगा। और फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को कंबाइन करते हुए हम यहां पर लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, सॉरी, द ईएमएफ इंड्यूस्ड is equals to minus d phi by dt। चलो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमारा आ गया है। अब हमारा सवाल यह बनता है जो हाउ is this EMF induced?
यानी किस डायरेक्शन में कहां पर कैसे इंड्यूस हो रहा है, लूप में किस जगह पर इंड्यूस हो रहा है। तो ध्यान देना, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन होल लूप। ईएमएफ जो है वो मेरा पूरा का पूरा लूप पे इंड्यूस हो रहा है। यहां पर जो मेरा ईएमएफ है वो मेरा पूरा का पूरा लूप पे इंड्यूस हो रहा है। मतलब ध्यान देना, जो ये अगर मेरा लूप है, ठीक है, तो फ्लक्स मान लो हमारा अंदर की तरफ है, और ये फ्लक्स जो है दैट इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फ्लक्स को कम करना चाहेगा, यानी इसके खुद के कोशिश होगा मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ बनाना, यानी ये खुद कोशिश करेगा करंट को बाहर की तरफ, करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराए। सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा यहां पर ये पूरे लूप में इस तरीके से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ईएमएफ पूरा लूप पे पैदा हो रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म पे हो रहा है। और अगर मैं अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इस लूप के अंदर का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करूं, so try to realize this is going to be E vector. So यहां पर भी हम देख सकते हैं E vector is induced in the whole loop. और अगर हम और ज्यादा गौर से देखें, जो दिस E वेक्टर इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, दिस E वेक्टर इज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लोज लूप बना रहा है तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव होगा नेचर पे। तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो अब हम लोग एक टर्म पे बदलाव लाएंगे, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। यानी हम लोग यहां पर एक टर्म में जो चेंज ला रहे हैं वो ये है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is always conservative, but electric field may be non-conservative in nature.
जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर हो सकता है, और इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो डेफिनेटली हमारा नॉन कंजर्वेटिव ही हमेशा होती है। तो दोस्तों इतनी बेसिक बातें जो है वो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है, लेकिन अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो क्या है, जो फ्लक्स क्यों बदलता है। तो ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे दैट द रीजंस ऑफ अ चेंज इन फ्लक्स। जो हमारा डिफाई होता है वो हमारा क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी ए कॉस थीटा। सो सिंपल सी बात है, फ्लक्स चेंजेस इफ नंबर वन, सबसे पहले जो एरिया है वो एरिया अपने आप में बदल रहा है। दूसरा, बी चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा बदल रहा है। और तीसरा, जो हमारा थीटा है वो थीटा हमारा बदल रहा है। अच्छा, बी जो बदल रहा है उसका दो कारण हो सकता है, वो एक है पोजीशन ऑफ लूप चेंजेस, और दूसरा बी इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो है जिसको टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पूरा अलग से डील करेंगे। तो अभी हम जो है वो तीन चीजें देखने वाले हैं, एरिया बदल रहा है, लूप का पोजीशन बदल रहा है, और जो हमारा थीटा है वो हमारा बदल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एरिया चेंजेस। हमारे पास यहां पे जो है दो कंडक्टिंग इस तरीके से फ्रेम है, और इसके ऊपर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। इसको मैं फोर्स F पे टुवर्ड्स द राइट जो है वो खींच रहा हूं। तो सवाल ये है फोर्स F क्या होना चाहिए टू मूव इट, टू पुल इट विथ वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू V। अच्छा, यहां पर जो है B हमारा अंदर की तरफ पूरे रीजन के अंदर है। तो कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, तो मान लो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा x, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी BLX इनसाइड लाइक दिस। तो जैसे ही मैं इसको खींचूंगा बाय फोर्स F और उसका वेलोसिटी है V इस डायरेक्शन पे, तो हमारे पास यहां पर एक काउंटर EMF इंड्यूस होगा। माइनस तो लेंज लॉ है, हम लोग माइनस को खा जाएंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो BL इंटू DX बाई DT दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू BLV। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा EMF इंड्यूस का, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और फ्लक्स हमारा बढ़ रहा है, तो ये जो करंट फ्लो करेगा वो ये कोशिश करेगा इस फ्लक्स को कम करने का, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को कम करने का ट्राई करेगा, यानी इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा अंदर होना चाहिए। तो ट्राई टू रियलाइज ये हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो करंट जो हमारा इंड्यूस होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। ये हमारा EMF इंड्यूस है, तो करंट जो हमारा इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाई R, सो दैट विल बी BLV बाई R। ठीक है,
और ये करंट के कारण जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक एम्पियर फोर्स, नॉट मैग्नेटिक फोर्स, बी आई, और यहां पर हमारा लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो द एम्पियर फोर्स एफ एम जो होगा दैट विल बी बी आई एल टुवर्ड्स लेफ्ट, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इसको काउंटर करना पड़ेगा, तो एफ एक्सटर्नल will be equals to b square l square v by r towards the right। तो यहां पर एरिया में बदलाव के कारण हमारा फ्लक्स पे चेंज हो रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, पोजीशन ऑफ लूप चेंजेस। तो यहां पर क्या है, हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, यहां पर हमारा आई है, और यहां पर मेरे एक लूप है, ये ए है, ये बी है, और ये डिस्टेंस है मान लो कोई भी इंस्टेंट पे आर। ये वाले लूप का जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, और मैं इस लूप को टुवर्ड्स राइट स्पीड v से खींच रहा हूं। तो सवाल यह है, फाइंड आई इंड्यूस्ड। अच्छा, इसका फ्लक्स हमने अभी भी निकाले थे, वो रिजल्ट को मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूं। तो फ्लक्स फाई जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई ln r plus a minus ln r। We can clearly see that dr by dt is nothing but v। तो जो हमारा EMF इंड्यूस होगा that will be simply d phi by dt, and that will be mu naught IB by 2 pi। इसका डिफरेंशिएशन 1 by r plus a, dr by dt is v, 1 by r, dr by dt is v। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो म्यू नॉट आई ए बी वी बाई 2 पाई आर, आर प्लस ए। तो जो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा, आई इंड्यूस्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर, म्यू नॉट आई ए बी वी 2 पाई कैपिटल आर, आर इंटू आर प्लस ए। देखिए किस तरीके से इंड्यूस होगा, ध्यान देना, ये चाहेगा फ्लक्स को बढ़ाने का, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वो घट रहा है, तो ये भी कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही क्रिएट कर पाए। तो अंदर क्रिएट करने के लिए यहां पर इस डायरेक्शन पे हमारा करंट फ्लो होने वाला है। ऐसे भी सोच सकते हो, इन दोनों पे हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो हमारा यहां पर इस तरीके से करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड केस, द ओरिएंटेशन चेंजेस। जो ओरिएंटेशन है उसी पर बदलाव हो रहा है। क्या है मेरे पास, ध्यान देना, यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है r और मैग्नेटिक फील्ड है B इस तरीके से, और मैं इसको इस तरफ B से गोल गोल घुमाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है
वो है हमारा R। तो सवाल ये है, फाइंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा राइट नाउ अगर मैं देखूं एंगल बिटवीन एट t इक्वल्स टू 0, एंगल बिटवीन b vector and a vector, that is my 0 डिग्री। जो हमारा b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है वो है हमारा 0 डिग्री। तो इन टाइम t इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, कैन आई राइट इट एज ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि b और a तो हमारा कांस्टेंट है, तो फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं ba cos थीटा, यानी ba cos ओमेगा टी। तो यहां पर जो हमारा EMF इंड्यूस होगा that will be d phi by dt, that will be ba omega sin omega t। और जो हमारा करंट होगा उस करंट के बारे में अगर मैं देखूं तो ba ओमेगा बाई r sin ओमेगा t। अच्छा ध्यान दे सकते हो, ये वाला करंट लगातार अपना डायरेक्शन जो है वो हमारा बदल रहा है। ठीक है, और ऐसे करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसे करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये वाला जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं AC जनरेटर। अच्छा, करंट इंड्यूस कैसे होगा? B कम हो रहा है क्योंकि अंदर है और वो ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण कम हो रहा है। अभी तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो करंट का ट्राई रहेगा B को बढ़ाना, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा करंट जो है वो इस तरीके से स्टार्टिंग में इंड्यूस होगा। हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो करंट इंड्यूस होगा वो हमारे पास इस तरीके से होने वाला है। तो ये जो तीन मेन रीजन है, वो वाला जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पूरा अलग से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में सारे एनालिसिस हमने कर लिए हैं और क्वेश्चन के थ्रू अब इन कॉन्सेप्ट को हम और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। लेट्स सी वन बाय वन। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब फ्लक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखते हैं। यहां पर एक इंक्लाइंड ऐसे दो रेल्स है जो हॉराइजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है अल्फा। यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है b। यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है r एज शोन। बाकी और रेल्स पे और ये रॉड पर कोई भी हमारा जो है रेजिस्टेंस नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और करंट भी निकालो, सब कुछ निकालते हैं। लेट्स सी क्या होता है यहां पर। अच्छा, यहां पर मान लो कोई भी इंस्टेंट पर ये x डिस्टेंस पर आ चुका है और यहां पर इस टाइम पे जो रॉड का वेलोसिटी है वो है हमारा v। ठीक है, अच्छा जो एरिया हमारा होगा, ध्यान देना, वो एरिया जो है दैट इज माई L इंटू एक्स एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू v। dx by dt that is equals to v। ठीक है, अच्छा what will be the flux? अच्छा ध्यान दो, यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर देखूं, मैं यहां पर थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। ये एरिया वेक्टर तो हमारे पास इस तरीके से होगा, ये वाला एंगल है अल्फा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास इस तरीके से है, समथिंग लाइक दिस। This is my B vector, right? तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें,
ये वाला एंगल भी अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस अल्फा, यानी बी एल एक्स। ठीक है। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी, तो दैट विल बी बी एल वी इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, इसके थ्रू जो हमारा फोर्स लगना चाहिए इसके ऊपर, ये हमारा अपवर्ड लगना चाहिए हर हाल पे। तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा जो कि हमारा फोर्स जो है वो अपवर्ड लगे। बी हमारा ऐसे है, तो अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए बी हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है। और करंट जो है उसके ऊपर अगर हम डायरेक्शन के लिए देखें, मान लो इस तरीके से फ्लो करता है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो करंट हमारे पास इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। ठीक है। ओके दोस्तों, तो साइड व्यू हम लोग अब देखते हैं। बाय द वे, करंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाय आर, दैट विल बी बी एल वी कॉस अल्फा बाई आर। ठीक है। सो यहां पर अगर हम साइड व्यू देखते हैं इसका, तो साइड व्यू में क्या आएगा, हमारे पास यहां पर एक इंक्लाइंड सरफेस है, समथिंग लाइक दिस। करंट आई जो है वो इस तरीके से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास अपवर्ड है। तो फोर्स अगर मैं इसके ऊपर देखना चाहूं तो फोर्स हमें लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा, मैग्नेटिक मतलब बेसिकली एम्पियर फोर्स, वो हमारा लेफ्ट की तरफ होगा और mg हमारे पास इस तरीके से है। देखो, the vertical component will be counterbalanced by the normal, so that is not my consideration. बाकी अगर हम ध्यान दें यहां पर FM का मेन जो कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा और mg का कंपोनेंट ऐसे आएगा। ठीक है। तो एम्पियर फोर्स FM जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी BIL, so that will be B square L square V cos alpha by R। ठीक है। सो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन को A मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो mg sin alpha ही काम करेगा, FM तो t equals to 0 पर 0 है, तो m into A will be mg sin alpha minus fm cos alpha. This is what you can write. So acceleration A can be simply written as a g sin alpha minus b square L square cos square alpha by r into v। बट A को हम dv by dt लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगा। So dv by dt will be g sin alpha minus b square L square cos square alpha by r, that into v। So now basically we have to integrate। So हमारे पास ये आ जाएगा जो हमारा dv डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई आर इंटू वी, दैट कैन बी रिटन सिंपली एज ए dt। ठीक है। तो इफ आई इंटीग्रेट इट नाउ, at t equals to 0, v was 0, and at t it is v, तो ये हमारा डिवीजन पड़ जाएगा, तो माइनस, चलो माइनस तो खत्म कर दूंगा वो लिमिट को एक्सचेंज करके,
आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, चलो माइनस रहने दो, माइनस लिख दो, हाँ ठीक है, वो एक बार में इतने सारे ln जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई आर इंटू वी डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा, that will be equals to t. That is what I can write. तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई आर जी साइन अल्फा इंटू वी, that will come out to be equals to e to the power minus b square l square cos square alpha by t divided by r. This is what we are going to get. ठीक है, okay, I hope this one is perfectly understood. And यहां पर हमारे पास v जो आ जाएगा, V will be RG sin alpha divided by B square L square cos square alpha 1 minus e to the power minus B square L square cos square alpha by T into R. ना ऑब्वियस ही बात है, यहां पर जो हमारे पास ये टर्म्स है, इस टर्म्स के बारे में अगर हम ध्यान दें तो t0 पर तो हमारे पास ये वाले का v हमारा 0 होगा, v हमारा बढ़ता रहेगा और इवेंचुअली एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा. v विल बी rg tan alpha sec alpha divided by b square l square. ये हमारे पास स्टेडी स्टेट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगा और वो तब अटेन होगा, v steady state is attained when fm cos alpha is equals to mg sin alpha. Okay, I hope this one is perfectly understood. अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है. देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन पे ये बोला है रिप्लेस r बाई c. पूछा है फाइंड acceleration of rod and charge on capacitor as a function of time t. This is what that has been asked. तो क्या होगा यहां पर r को हम लोग अगर c से रिप्लेस करेंगे तो ट्राई टू रियलाइज इतना पार्ट तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है. The only difference that will come is Q will be equals to C epsilon. यहां पर कोई रेजिस्टेंस का फंडा नहीं है तो Q में C epsilon लिख सकता हूं. So that will come out to be B L CV into cos alpha. So current I will simply come out to be dq by dt. BLC cos alpha into dV by dt, that will be BLCA cos alpha. ये हमारे पास करंट आएगा और करंट जो है वो एक बार हमारे पास आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं जो FM है that is BIL
बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए इंटू कॉस अल्फा, एंड जो हमारे पास आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट विल बी mg sin अल्फा माइनस fm cos अल्फा, mg sin अल्फा बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ए। ये वाला टर्म को उधर ले जाओ तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आ जाएगा ए, दैट विल बी mg sin अल्फा डिवाइडेड बाई m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, एंड m से डिवाइड करके भी देख सकते हो, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वही आया है। एक्सीलरेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा कम हो गया है, a is less than g sin alpha. So we realize it is moving with a constant acceleration a. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v will be simply g sin alpha into t 1 plus b square l square c by m इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास v आ गया है, और जैसे ही हम v आ गया है तो ऊपर जो है q इक्वल्स टू c इंटू बी एल सी वी कॉस अल्फा, तो q जो हमारा आएगा दैट विल बी बी एल सी वी कॉस अल्फा। सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर टू गेट द चार्ज q। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक लूप है जो y के अलोंग जो है वो हमारा वेरी करता है। मास हमारा m है, उस लूप का रेजिस्टेंस r है, साइड लेंथ हमारा a है, b जो है वो वेरी करता है, कैसे दिखा चुका हूं। द लूप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द लूप, टोटल लोरेंस फोर्स ऑन द लूप एंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो किस तरीके से हम करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, राइट। तो कोई भी इंस्टेंट पे मान लो जो लूप का ये वाला एंड है वो हमारा y दूरी पर है, तो ये वाला एंड डेफिनेटली हमारा y प्लस a दूरी पर होगा। सो अगर मैं फ्लक्स निकालने जाऊं तो एट अ डिस्टेंस ऑफ लाइक z from here, let's cut a small strip of thickness dz। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा d phi, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? That can be written simply as a b naught z by a into a dz। तो that will be b naught z dz। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा फाई, बी नॉट इंटीग्रल जेड डी जेड, जेड वेराइज फ्रॉम वाई टू वाई प्लस ए, तो बी नॉट बाई टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स, एंड डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी v। तो हमारे पास जो ईएमएफ आएगा बी नॉट बाई टू डी बाई डी टी ऑफ टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टू गॉन, ए हमारा बाहर, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू बी नॉट ए वी। ये हमारे पास आ गया है ई। तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होगा आई, that will be epsilon by r, and that will simply come out to be equals to b naught a by r into v। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान दो, नीचे जैसे जैसे जाएगा हमारा b जो है वो बढ़ेगा, तो फ्लक्स को ये कम करने का ट्राई करेगा, तो इसका करंट जो है यहां का b आउटवर्ड है,
तो यहां पर करंट इनवर्ड होना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होना चाहिए, तो यहां पर जो हमारा करंट जाएगा वो आई जाएगा, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों का फोर्स निकाल के तुम कुछ नहीं करोगे, ये दोनों तो डेफिनेटली कैंसिल आउट करेगा। ऊपर वाले के ऊपर जो फोर्स होगा वो अगर हम ध्यान दें तो बी हमारे पास ऊपर, चलो इसको नीचे मान लेता हूं, उल्टा कर दूंगा, करंट आई ऐसे, फोर्स अपवर्ड मतलब यहां पे डाउनवर्ड लग रहा है। सो ऊपर वाले पे F1 दैट इज डाउनवर्ड, दैट विल बी B नॉट Y बाई A इंटू आई। और दूसरा वाला यहां पर जो फोर्स होगा वो डेफिनेटली अपवर्ड होगा, F2 B नॉट Y बाई प्लस A बाई A, राइट। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी A गॉन। तो नेट फोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली अपवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा अपोज करेगा। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी B नॉट आई ए। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो y को चला जाएगा, B नॉट आई ए, आई का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, B नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V बाई आर। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अब जो है यहां पर क्या है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg और लूप पे ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन माइनस B नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V बाई आर। दिस इज व्हाट वी गेट। तो जो हमारे पास आएगा dv बाई g माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर बाई mr इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू dt। एंड देन इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, t इक्वल्स टू 0 पर V 0 एंड एट t इट इज V। So what we are going to get is a minus mr divided by B naught square A square ln G minus B naught square A square by mr divided by G, that will be equals to T. This is what we are going to get. तो हमारे पास जो आएगा 1 माइनस B naught square A square mgr into V, that will be equals to e to the power minus mr into t. And from that इसको अगर मैं खत्म कर देता हूं तो V मेरे पास आ जाएगा mgr डिवाइडेड बाई B नॉट स्क्वायर A स्क्वायर mrt B नॉट स्क्वायर into A स्क्वायर। So that will be the velocity as a function of time t. मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। ओके